Assalamu alaikum, my dear student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your math online tutor, Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉजिक। और इस लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट हमारा जो मेन काम रहने वाला है वो है यूनिट नंबर 8 की थ्योरी। अब ये थ्योरी आपके लिए ना सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने इसकी जो एक ही एक्सरसाइज, आप उसको रिव्यू कह सकते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व करनी है, वो भी इस थ्योरी से सोल्व हो जाएगी। लेकिन उनसे हट के जब आप अगली क्लासेस में जाओगे वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहीं से इंशाल्लाह इसको पढ़ के आगे हम मूव करेंगे जी। अब लॉजिक इसका नेम है, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई अभी तक इस चैनल पे न्यू है स्टूडेंट, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे जी। माय डियर स्टूडेंट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। लॉजिक। अब लॉजिक एक इस तरह का इल्म हम कह सकते हैं जो कि किसी चीज को सही या गलत प्रूव करे, किसी सेंटेंस को, किसी स्टेटमेंट को सही या गलत प्रूव करे, लॉजिक होता है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको मैं कह देता हूँ कि 2 इज इक्वल टू 2, अब फौरन से कह दोगे ये ट्रू है कि 2 जो है वो 2 के इक्वल होता है। कोई ना कोई लॉजिक तो है ना, ये 2 के इक्वल है। या फिर मैंने कह दिया 2 इज इक्वल टू 3, अब सारों को पता है कि 2 3 के इक्वल नहीं होता, तो कोई ना लॉजिक तो है ना पीछे का 2 3 के इक्वल नहीं होता। ये होता है लॉजिक। यो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी स्टेटमेंट को या तो सही साबित कर दे या फिर गलत साबित कर दे जी। अब नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं जी। अगर लॉजिक की हिस्ट्री पे हम बात कर लें तो हिस्ट्री ऑफ लॉजिक बिगन विद अरिस्टोटल। ये अरिस्टोटल से ही शुरू होती है, जो कि फॉर्मल लॉजिक का फादर भी माना जाता है। ठीक है, उसने एक निजाम डेवलप किया था जो कि डिडक्टिव रीजनिंग पे मबनी था। अब रीजनिंग का मतलब होता है सोचने और दलील देने का अमल। ठीक है, उसने किस तरह का निजाम बना दिया था अरिस्टोटल ने, जो कि डिडक्टिव रीजनिंग पे मबनी था, जिसे फिर सिलोजिस्टिक लॉजिक कहते हैं। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, नोन एज सिलोजिस्टिक लॉजिक बोला जाता है। उसके बाद अगर हम स्टोइक्स की बात कर लें, अब इसी काम को आगे बढ़ाया और प्रोपोर्शनल लॉजिक में हिस्सा डाला। ठीक है, और पैराडॉक्सिस, पैराडॉक्सिस ये लिखा हुआ है पैराडॉक्सिस, इसका मतलब होता है पेचीदा सवालों का तज्जिया करना। ठीक है, उसके बाद मेडाइवल की अगर हम बात करें, मेडाइवल पीरियड की, ये मिडल एजेस का आप इसको कह सकते हो कि पुराने टाइम में का बहुत पुराना टाइम नहीं या बहुत नया टाइम नहीं, दरमियान वाला हिस्सा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे स्कॉलर, जिसमें पीटल बिलार्ड आ जाता है, विलियम ऑफ ओखम, इन्होंने एक्सपेंड किया था अरिस्टोटल के वर्क को। इंट्रोड्यूसिंग थ्योरी ऑफ सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स बोला जाता है अल्फाजों के मायने का इल्म। एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ये नताइज को बोला जाता है। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में लॉजिक को मजीद आगे जो है वो एडवांस लॉजिक में कन्वर्ट किया गया। अब इसके लिए हेल्प ली गई थी जॉर्ज बुली की थ्योरी से। ठीक है, जॉर्ज बुली जिन्होंने बुलियन अलजबरा डेवलप किया था। अब अलजबरा तो आप ग्रेड 8 में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, उसको आगे फिर एक्सटेंड किया गया था। अब उस एक्सटेंशन के लिए गोटलोब फ्रेच का नाम आता है, एंड बिटरलैंड रसल का, एफ्रेड नॉट्स व्हाइटहेड का नाम आ जाता है। अब इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने, इनका जो स्पेशल काम था वो था प्रिंसिपिया मैथमेटिका, यानी कि पूरे मैथ्स को जो है वो लॉजिक के साथ रिलेट कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद 20th सेंचुरी की अगर बात कर लें, सदी की अगर हम बात करें, उसमें लॉजिक में बड़ी तरक्की हुई, जिसमें कर्ट गोडल का नाम आता है। गोडल ने कुछ इस तरह के थ्योरम, इनकम्प्लीट थ्योरम्स इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। ठीक है, कि जिसने रीशेप दी दोबारा मैथमेटिकल लॉजिक को समझने में। तो ये स्टूडेंट आपके पास हिस्ट्री थी, आपकी बुक में ही है ये। अब आ जाए जी इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन में क्या है, लॉजिक इज सिस्टमैटिकल मेथड ऑफ रीजनिंग। अब लॉजिक बेसिकली एक सिस्टमैटिक मेथड है रीजनिंग का। रीजनिंग में पहले भी बता चुका, सोचने या दलील देने का अमल। दैट एनेबल वन, जो इस काबिल बना देता है किसी को, टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट के मीनिंग को बयान कर सके। एग्जामिन दियर ट्रूथ, उसकी सच्चाई का मुशाहदा करे। एंड डिड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट,
एग्जिस्टिंग फैक्ट से जो है वो नई इंफॉर्मेशन को डिड्यूस कर सके। अब यहाँ पे दो मेन कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसमें आपके पास इंडक्शन है और आपके पास डिडक्शन है। अब इंडक्शन या डिडक्शन क्या होता है, अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम सबसे पहले इंडक्शन पे बात कर लें तो इंडक्शन को आप इस तरह कह सकते हो कि आपने 2-3 दफा एक्सपेरिमेंट किया या उससे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने से आपने जनरल बात कर दी। अब यहाँ पे एग्जांपल बड़ी अच्छी है, वी ऑफ्टन ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने जस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की या एक्सपीरियंस से आपने जो है वो जनरल बात कर देनी है। अ पर्सन गेट पेंसिलिन इंजेक्शन वंस एंड ट्वाइस, कि एक आदमी को जो है एक या दो दफा आपने पेंसिलिन इंजेक्शन लगवाया एंड एक्सपीरियंस अ रिएक्शन, उसका जल्द जो है उसके बाद रिएक्शन भी हो गया, यानी कि उसको एलर्जी होगी। ही जनरलाइज, उसने जनरल बात ये कर दी इसको तो पेंसिलिन के इंजेक्शन से एलर्जी है। हालांकि हो सकता था कि आप तीसरी दफा उसको इंजेक्शन लगाते एलर्जी ना होती, चौथी दफा लगाते ना होती, लेकिन 2 दफा ही लगाने से आपने ये जनरल बात कर दी उसके जो है पेंसिलिन से एलर्जी है। ठीक है, तो ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, लॉजिक से डिसाइड हो जाएगा। दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्शन, इसको इंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन भी करना चाहते हो तो आप यहां से करोगे, वी ऑफ्टन ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और आगे फिर ये लिख दोगे, दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्शन। तो इंडक्शन की डेफिनेशन कर सकते हो। उसके बाद डिडक्शन का मतलब होता है कि किसी की सुनी सुनाई बात को मान लेना। ठीक है, यानी कि जर्नल बात से कोई स्पेशल नतीजा निकालना। अब इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी आपकी बुक में दी गई है, यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये लिखा हुआ है, यूजफुल एग्जांपल ऑफ डिडक्शन, ऑल मैन आर मॉर्टल, कि सारे आदमी जो है वो फना हो जाएंगे। ठीक है, सारों ने मरना है। वी आर मैन, अगर आप ये देखें एक जनरल बात है, आप इसको एक खास की तरफ लेके आ रहे हो, वी आर मैन, हम इंसान है, देयरफॉर वी आर आल्सो मॉर्टल, हम भी फिर मॉर्टल ही हुए। ये होता है कि जनरल बात को किसी खास चीज के साथ, खास बात के साथ जोड़ देना, इसको डिडक्शन बोला जाता है। डिड्यूस हुई है जनरल बात से ये चीज। ठीक है, अब इसकी अगर आप डेफिनेशन करना चाहते हो तो यहां से आप कर सकते हो, दिस वे ऑफ रीजनिंग ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस, प्रीमिसेस मुकदमात को बोला जाता है, बिलीव टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। तो आप डिडक्शन की डेफिनेशन यहां से कर सकते हो। जी, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, स्टेटमेंट की डेफिनेशन आ जाती है। स्टेटमेंट की डेफिनेशन से हम लॉजिक को समझेंगे। ठीक है, लॉजिक को डिफाइन करने के लिए पहले कोई स्टेटमेंट तो होनी चाहिए ना, फिर स्टेटमेंट को हम जज करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो इसलिए स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट की डेफिनेशन आ जाती है, सेंटेंस आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक सेंटेंस एक फिक्रा या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच में बी ट्रू, जो कि या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं हो सकते, तो इसको फिर स्टेटमेंट बोला जाएगा, एक सेंटेंस को या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। हियर वी डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट आर ऑल ट्रू। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं उस स्टेटमेंट की जो कि सारी ट्रू है। अब जिस तरह आपके पास x एक नॉन जीरो रियल नंबर आप कह लें, m और n जो पावर में है, इसको आप जो है कोई इंटीजर मान रहे हो, तो आपको पता है कि जब दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी बेस सेम हो, तो उनकी जो पावर है वो फिर ऐड हो जाती है। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी जो बेस वो x और x सेम है, तो पावरें जो ऐड हो जाएंगी, ये आपके पास ट्रू है। ठीक है, ये लॉज भी है एक्सपोनेंट का। उसके बाद अगर सेकंड वाला देख लें, द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का जो सम है 180, ये भी ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात कर लें, उसके अगर रेडियस r है उसका, तो फिर सर्कमफेरेंस 2πr की, ये भी आपके पास इक्वल है। उसके बाद जो है रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 22/7 ये इररेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, p/q फॉर्म में लिखा है, ये रैशनल, ये भी ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि स्टेटमेंट जिसमें आपकी ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, कुछ इस तरह की एग्जांपल आ जाएंगी जिसमें स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होंगी। जिस तरह आप 3 + 4 सारों को पता है 7 होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 3 + 4 = 8, 8 तो नहीं होता, ये तो फॉल्स हो गया। अब इंटीजर जो है ये सबसेट है होल नंबर का, नहीं, होल नंबर इंटीजर का है, इंटीजर होल नंबर का नहीं है, ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे थर्ड में है जी, ऑल आइसोसेल्स ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेल में 2 साइडें इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो फिर ये
कैसे आइसोसेल, सारी आइसोसेल ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट, आपने देख लेनी है जिसमें आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो रही है, फॉल्स हो रही है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। द लेटर पी क्यू, अब ये जो लेटर पी क्यू है ये दो स्टेटमेंट के लिए यूज होंगे, विल यूज टू डिनोट, स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए। अब कुछ ऑपरेटर हम देख लेते हैं, सिंबल्स। अब ये वाला जो सिंबल है स्टूडेंट ये नोट के लिए यूज होता है, कि यानी कि अगर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको नोट के लिए यूज करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है, ठीक है, लाहौर इज कैपिटल ऑफ पंजाब, तो नोट लगाना है, लाहौर इज नॉट द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो ये होता है कि किसी स्टेटमेंट के साथ नोट लगा देना, कि अगर कोई काम हो रहा है तो नोट लगा देना उसके साथ। उसके बाद ये एंड ऑपरेटर यूज हो जाता है। अब दो स्टेटमेंट के दरमियान एंड आ जाना, जिस तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल वही दे देता हूँ कि लाहौर पंजाब का कैपिटल है और लाहौर पाकिस्तान में वाक़ है। ठीक है, तो ये होता है दो स्टेटमेंट को और के साथ जोड़ देना, उस एंड के साथ जोड़ देना। ठीक है, उसके बाद और का उर्दू में मतलब होता है या तो एक स्टेटमेंट ट्रू होगी या दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, तो ये सिंबल और के लिए यूज होता है। उसके बाद इसको इफ देन का सिंबल भी बोला जाता है या एम्प्लॉयज का सिंबल भी बोला जाता है। ठीक है, इफ का मतलब अगर, देन का मतलब फिर, के जिस तरह अब यहाँ पे मैं वही एग्जांपल दे देता हूँ, अगर लाहौर पंजाब का कैपिटल है देन फिर लाहौर जो है वो पाकिस्तान में भी वाक़ है। ठीक है, ये होता है इफ और देन की कंडीशन। ठीक है, इफ देन क्यों बोला जाता है, या इफ पी देन क्यों बोला जाता है, या पी एम्प्लॉयज क्यों बोला जाता है। अब उसके बाद ये वाला जो सिंबल है ये माय डियर स्टूडेंट इक्विवेलेंट के लिए यूज होता है। इक्विवेलेंट का मतलब है, जिस तरह मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला हो जाएगा, या फिर मैं लिख देता हूं कि अगर बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड गीला नहीं होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस तरह की स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट से शो किया जाता है। उसको लिखा जाता है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, कि पी तब भी होगी स्टेटमेंट इफ एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ जब क्यू होगी, या क्यू स्टेटमेंट तब होगी जब आपके पास पी होगी। तो इसको पी इक्विवेलेंट टू क्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूज ऑफ द सिंबल। अब सिंबल को जब आप यूज करते हो उसकी एक्सप्लेनेशन, कुछ सिंबल हमने देखे, नोट के लिए उसको बोला जाता है नेगेशन, एंड का सिंबल हमने देखा उसको बोला जाता है कंजक्शन, जब दो स्टेटमेंट को एंड के साथ आप जोड़ते हो। नेगेशन का मैंने आपको बता दिया कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देना। अब जिस तरह एक स्टेटमेंट ट्रू है जी, आपके पास लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल है, ठीक है, आपने नोट लगा दिया, उसको फॉल्स कर दिया कि लाहौर जो है वो पंजाब का कैपिटल नहीं है, ये नेगेशन का काम है। इफ P is any statement, अगर P आपके पास कोई स्टेटमेंट है, its negation is denoted by negation of P बोला जाएगा, read as not P। It follows from the definition that if P true, अगर P स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी, negation का काम है वो उसको false कर देगा, and if P is false, अगर आपकी स्टेटमेंट false होगी, negation का काम है उसको वो true कर देगा। The possible truth values of P and negation P are given in। अब यहाँ पे टेबल भी बनाया गया, P देखें आपके पास स्टेटमेंट अगर ट्रू थी, नेगेशन उसको फॉल्स कर दिया, स्टेटमेंट फॉल्स थी, नेगेशन उसको ट्रू कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी कंजक्शन, यानी कि दो स्टेटमेंट के दरमियान जब और का सिंबल आ जाता है फिर आपके पास टेबल किस तरह बनता है, इसको भी हमने देखना है जी। द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q इज सिंबॉलिकली रिटन एज P एंड, ये एंड का सिंबल है, इसको बोला जाता है P एंड Q। अ कंजक्शन इज कंसीडर टू बी ट्रू, एक कंजक्शन जो है वो ट्रू कंसीडर की जाती है ओनली इफ, कब, वो स्टेटमेंट आर ट्रू, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएं। और है ना दरमियान में, तो और का मतलब ये है कि पहली भी ट्रू होनी चाहिए और दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए, फिर ट्रू होना है, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रूथ टेबल इनका जो है वो देख लिया, ट्रू 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 एंड ट्रू, ये ट्रू बनेगा, ट्रू एंड फॉल्स, कोई एक भी फॉल्स होगी तो स्टूडेंट आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन आपकी, दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू होंगी तो फिर आपका जो कंजक्शन जो आंसर बनेगा वो ट्रू आपका होगा। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, वही एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ कि लाहौर पंजाब का कैपिटल है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। एंड आगे जो दूसरी स्टेटमेंट, कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, कोयटा बलोचिस्तान का कैपिटल है, ये भी ट्रू है। दोनों आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई,
तो इसकी जो कंजक्शन बनेगी वो आपकी ट्रू होगी। अब दूसरे में देख लें 4 जो है लेस देन 5 है, 4 5 से छोटा ही है, एंड 8 लेस देन 10, 8 भी जो है 10 से छोटा है, दोनों ट्रू होगी तो इसका फाइनल आंसर ट्रू हो जाएगा। ये लिखा हुआ है क्लियरली कंजक्शन 1 एंड 2, एग्जांपल 1 एंड 2 में देखोगे तो वो ट्रू है, जबकि 3 में देखोगे फॉल्स है। 3 में फॉल्स किस तरह 2 + 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 3 लिखा हुआ है तो फॉल्स हो गया। एंड 6 + 6 ये आपके पास 12 होता है, 12 = 10 थोड़ी है, तो इसलिए दोनों ही फॉल्स हैं, फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर आपका फॉल्स होगा। एग्जांपल से शो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगर दो स्टेटमेंट के दरमियान और का सिंबल आ जाए तो ट्रुथ टेबल आपका किस तरह बनेगा। इसको बोला जाता है डिसजंक्शन। दो स्टेटमेंट के दरमियान और का सिंबल आ जाए तो बोला जाता है डिसजंक्शन। द डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q सिंबॉलिकली रिटन एज P और Q। P और Q इसको लिखेंगे एंड की जगह पे, या P और Q लिखा जाता है। डिसजंक्शन P और Q इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू। ये तब ही ट्रू होगी व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, जब कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और का मतलब है ना, या वो ट्रू होगा या फिर वो ट्रू होगा, दोनों में तो कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो फाइनल आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों भी ट्रू है तो ट्रू होगा। ट्रू एंड फॉल्स, दोनों में तो कोई एक फॉल्स हो गया तो आंसर ट्रू होगा। फॉल्स एंड ट्रू, दोनों में तो कोई एक ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाएगा। अब दोनों फॉल्स हैं तो सिर्फ फॉल्स होगा, ठीक है, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। एग्जाम्पल है जी 10 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। 10 आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल ट्रू है। और या फिर जो है 0 इज रैशनल नंबर, 0 भी रैशनल नंबर है, दोनों ट्रू है तो फाइनल आंसर आपका ट्रू ही होगा। डिसजंक्शन इसकी जो है वो ट्रू हो जाएगी। एग्जाम्पल 3 ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। ट्राइंगल्स के पास 2 राइट एंगल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते माय डियर स्टूडेंट। राइट एंगल ट्राइंगल में बात कर ले तो एक ही राइट एंगल होता है। या दूसरी स्टेटमेंट है लाहौर इज द कैपिटल ऑफ सिंध। लाहौर सिंध का कैपिटल है, बिल्कुल नहीं है। दोनों स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, तो सोल्यूशन है जी बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। दोनों स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, डिसजंक्शन आपकी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मूव कर ले इंप्लीकेशन या एम्प्लॉयज का, इसको बोला जाता है इफ देन या कंडीशन भी इसको बोला जाता है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट होता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट को जमा करना। कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ देन क्यू या P implies Q also written as P implies Q is called कंडीशनल बोला जाता है। ये डेफिनेशन माय डियर स्टूडेंट आपको आ सकती है। और एन इम्प्लीकेशन भी बोला जाता है। P is called the antecedent, जो पहली स्टेटमेंट होगी उसको एंटीसीडेंट बोलेंगे या हाइपोथेसिस बोलेंगे, और जो सेकंड स्टेटमेंट Q होगी उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे या कंक्लूजन बोलेंगे। ये माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। P implies Q के अंदर जो पहली स्टेटमेंट वो आपकी एंटीसीडेंट होगी, हाइपोथेसिस होगी, जो सेकंड स्टेटमेंट वो कॉन्सिक्वेंट होगी या कंक्लूजन होगी। A condition is regarded as false only when the antecedent is true and the consequent is false। अब जो कंडीशन यानी कि जब आप डिस्कस कर रहे होगे P implies Q को, तो उसमें फाइनल आंसर आपका फॉल्स तभी आएगा जब पहला आपके पास ट्रू होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स होगी, यानी कि टफ कंडीशन बनेगी। T और F देखें, T और F टफ, तब आपका फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे ट्रू होंगे। ट्रू भी ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होगा, फॉल भी ट्रू होगा। सिर्फ एक कंडीशन फॉल्स होने की, जब T और F टफ होगा, ठीक है, तब फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं बाय कंडीशन पे आ जाते हैं। बाय कंडीशन या इसको इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। स्टेटमेंट P implies Q and Q implies P is shortly written as P, इसको बाय कंडीशन बोला जाता है। एंड इट इज कॉल्ड बाय कंडीशन आर इक्विवेलेंस बोला जाता है। इट इज रीड, इसको रीड इस तरह किया जाता है P if and only if Q। P स्टेटमेंट तब भी होगी सिर्फ और सिर्फ जब Q स्टेटमेंट होगी। if stand for if and only if, ये जो डबल F वाला if है इसको if and only if पढ़ा जाता है मैथ के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका अगर हम देख लें, अब P और Q जब एम्प्लॉयज का आपने P एम्प्लॉयज Q लेना है, तो P एम्प्लॉयज Q के लिए माय डियर स्टूडेंट आपको पता है कि टफ कंडीशन फॉल्स होती है। T और F फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। अब ये T और T है, ट्रू होगा, ये टफ कंडीशन है, T F फॉल्स हो जाएगा। फिर F T भी ट्रू होगा, F F भी ट्रू होगा। अगर आप Q और P को देखते हो, Q पहले देखोगे, P बाद में देखोगे, ये इस तरह आप देखोगे T T, ये आंसर जो है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू और ट्रू। उसके बाद फॉल्स ट्रू, ये F T वाला भी ट्रू होगा, लेकिन T F वाला फॉल्स होगा, टफ कंडीशन फॉल्स होगी, ये देख लें। और फॉल्स भी आपका ट्रू हो जाएगा।
अब चूंकि आपने इसको बाई कंडीशनल इक्वलेंस के लिए शो कर रहे हो, तो इक्वलेंस के लिए आपने ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तब भी आंसर ट्रू होगा। अदरवाइज जब एक ट्रू एक फॉल्स का केस आएगा, आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले, दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू है, दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स हो गया, यहाँ पे भी दोनों में से एक फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स हो गया। तो नीचे जो है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स आना था। ठीक है, फॉल्स और फॉल्स अगर दोनों हो जाएंगे तो आंसर यहाँ पे ट्रू होगा। दो कंडीशन, या तो दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा बाई कंडीशन में, या दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर ट्रू होगा। ये आपने याद रखना है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से शॉर्ट भी आ जाता है एक्सरसाइज में, ये यूज होनी है ये चीजें। कंडीशनल रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस के साथ, लेट P and Q बी स्टेटमेंट एंड P एम्प्लॉयज Q बी गिवन कंडीशन, देन फिर क्या होगा कि आपके पास अगर P एम्प्लॉयज Q है या Q एम्प्लॉयज P है, इट्स कॉल्ड कन्वर्स ऑफ P एम्प्लॉयज Q। P एम्प्लॉयज Q का कन्वर्स जो अगर आप उल्टा चलोगे तो फिर Q एम्प्लॉयज P होगा। ठीक है, P से Q की तरफ है, फिर Q से P की तरफ होगा, इसको बोला जाता है कन्वर्स, उलट चलना। उसके बाद है जी इनवर्स, अगर आपके पास नेगेशन P एम्प्लॉयज Q आपके पास है और आपने उसका इनवर्स लेना है, तो फिर क्या होगा, इनवर्स के अंदर नेगेशन लग जाएगा, सिर्फ P एम्प्लॉयज Q ही रहेगा, लेकिन दोनों के साथ P के साथ भी नेगेशन लग जाएगा और Q के साथ भी नेगेशन लग जाएगा। नेगेशन P एम्प्लॉयज नेगेशन Q, ये इनवर्स बोला जाता है P एम्प्लॉयज Q का। अगर आपने कंट्रा पॉजिटिव पे बात करनी है P एम्प्लॉयज Q के, तो कंट्रा पॉजिटिव में दोनों ही काम होते हैं, कन्वर्स भी होता है और इनवर्स भी होता है। Q पहले आ गया, P बाद में चला गया, और फिर उसका जो है नेगेशन भी साथ में लगाया गया है। लेकिन Q पहले आया तो उसके साथ नेगेशन भी लग गया, और P बाद में गया उसके साथ नेगेशन भी लग गया, तो ये कंट्रा पॉजिटिव में होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ आ जाता है। ये भी आपने जब रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करना है हमने, वहां पे मैथमेटिकल प्रूफ आ जाएंगे। बिकॉज फयाज इज अ स्टूडेंट इन ग्रेड 9th क्लास का फयाज फर्ज किया एक स्टूडेंट है। वन डे ही अराइव्ड होम लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक इन सिटी। एक दिन जो है वो रोड पे सिटी के अंदर काफी हैवी ट्रैफिक थी, उस वजह से वो लेट जरा घर पहुंचा था। हिज फादर, उसके फादर हाउएवर सस्पेक्टेड दैट फयाज हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वो ये सस्पेक्ट कर रहे थे कि फयाज जो है स्कूल ही नहीं गया। एंड इंस्टेड स्पेंड द डे एल्सवेयर, कहीं और ही उसने सारा दिन गुजार दिया। टू एड्रेस हिज कंसर्न हिज फादर आस्क्ड, तो ये कंसर्न करने के लिए उसके फादर ने पूछा, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, डिड यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप आज स्कूल गए हो? फयाज रिस्पॉन्ड, फयाज ने ये जवाब दिया, सही यस जी मैं गया था। स्टिल डाउटफुल, लेकिन उसे अभी भी शक था। उसके फादर ने दोबारा पूछा, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट यू अटेंड स्कूल, क्या आपने स्कूल को अटेंड किया, आपके पास क्या प्रूफ है इस चीज का? तो फयाज ने कहा, टू सेटिस्फाई हिज फादर कंसर्न, फयाज सेज दैट माय क्लासमेट अहमद वेंट टू स्कूल विद मी, मेरे साथ जो है मेरा दोस्त अहमद स्कूल गया। एंड कुड कंफर्म विद हिम, उसके साथ आप कंफर्म कर सकते हो। उसके फादर ने जो अभी भी यकीन नहीं किया। ठीक है, उसने कहा हो सकता है वो भी झूठ बोलते हैं, बट हिज फादर वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड बाय हिज वर्ड, उनके अल्फाजों से वो कन्विंस नहीं हुआ। नाउ हाउ विल ही प्रूव हिज फादर क्लेम, अब वो अपने फादर के क्लेम को किस तरह प्रूव करेगा? दैट ही वेंट टू स्कूल आर नॉट, कि वो स्कूल गया या नहीं गया। टू प्रूव हिज फादर क्लेम, अपने फादर को क्लेम करने के लिए दो ऑप्शन होंगे। फयाज वुड नीड टू प्रेजेंट सम एविडेंस, कुछ सबूत देना होगा उसको। लाइक हिज अटेंडेंस, सबसे बेहतर यही है कि उसकी जो स्कूल में अटेंडेंस लगी है वो सबूत दे अपने डैडी को। which was recorded in the school attendance register, जो कि स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर में लगी हुई है अटेंडेंस उसकी। या फिर सीसीटीवी फुटेज दे स्कूल की अपने इंटर होने की। तो ये अब इसको आपने मैथमेटिकल प्रूफ करना है इस स्टेटमेंट को सारी को। ठीक है, ये होते हैं अपनी स्टेटमेंट को आप किस तरह मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मैं प्रूव करवाऊंगा। ठीक है, ऑप्शो ये किस तरह स्टेटमेंट को बयान किया गया एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह आपने मैथमेटिकल प्रूफ करना है, हम इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं
आपके पास आ जाता है थ्योरम्स क्या होते हैं, या कंजक्चर क्या होता है, या फिर एक्सियम्स क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये भी आ सकता है। अब थ्योरम बेसिकली क्या होता है, इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक इस तरह की मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉन फैक्ट, जिसको प्रूव किया जा सके, ठीक है, कुछ इस तरह की बेसिक चीजें जिसको यूज करके मैथ्स के अंदर किसी स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सके, तो वो थ्योरम कहलाता है, वो स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट थ्योरम कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेटमेंट नीचे दी गई हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड होता है, अब जब आप उनके एंगल्स का सम करोगे वो 360 डिग्री बनेगा, ये एक स्टेटमेंट है जो कि प्रूव भी हो जाती है ट्रू, ठीक है, तो इसको थ्योरम बोला जाएगा, इसको हम प्रूव करेंगे तो ये थ्योरम कहलाएगा। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है आपके पास, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर आप कोई भी इंटीजर लोगे, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कोई भी इंटीजर लोगे, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। अब इसी एग्जांपल में दे दूं, 2 को आप 2 ही लिख सकते हो, 2 एक प्राइम नंबर है। प्रोडक्ट का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप दो, अगर आप जनरल डेली लाइफ में बात करें तो प्रोडक्ट का मतलब यही होता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का मल्टीप्लाई होना। जब अगर मैथ के अंदर बात करें, अब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मजीद 2 प्राइम नंबर में कैसे लिखा जाएगा, वो तो 2 जस्ट 2 ही लिखा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 लिख नहीं सकते, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये भी एक प्रोडक्ट है, सिंगल नंबर का प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। प्राइम नंबर सारे ही जो है वो सिंगल नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद 4 देख लें, 4 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 प्राइम नंबर 6 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा जाएगा। तो हर जो ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर कोई भी इंटीजर है वो 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। 6 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा गया, 2 एंड 3 दोनों प्राइम नंबर है। उसके बाद फर्मेट लास्ट थ्योरम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, आगे भी आप इसको यूज भी करोगे, इसको देखोगे भी। फर्मेट लास्ट थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या है, देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऐसे 3 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है एबीसी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, और यहाँ पे जो n पावर आपने लेनी है वो 2 से ग्रेटर लेनी है। देखिए पावर 2 से अगर आप इसको करोगे ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है जो कि सेटिस्फाई है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू पावर 2 लोगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पावर 2 के लिए ये सेटिस्फाई है फर्मेट लास्ट थ्योरम। पावर 2 से आगे आप जाओगे, यानी कि 3 नंबर में पावर में आप लोगे या 4 लोगे या 5 लोगे, ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं होगा, ये फर्मेट लास्ट थ्योरम है। इस पे कई मैथमेटिशियंस है, उन्होंने इस पे काफी वर्क किया, क्योंकि ये फर्मेट जो लास्ट थ्योरम ये स्टेटमेंट कह गए थे, फर्मेट जो है कि ये डिग्री 2 के लिए तो वो प्रूव कर गए थे, लेकिन जब 3 के लिए या उससे आगे नंबर्स के लिए वो कह गए थे कि ये हो सकता है, लेकिन इतनी थ्योरी नहीं उन्होंने पेश की कि कोई भी बाद में आगे मैथमेटिशियन इसको प्रूव कर सके। तो बड़े मैथमेटिशियन ने इस पे काम किया, ये आगे सारी थ्योरी लिखी गई है, ठीक है। बड़े मैथमेटिशियन ने इस पे काम किया, लेकिन किसी को इस तरह के 3 इंटीजर ही नहीं मिल पाए कि जो है वो डिग्री 3 डिग्री 4 पावर 4 या पावर 5 के लिए इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाएं जी कंजक्चर, कंजक्चर क्या होता है, कंजक्चर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन पे ये मान लेना कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ट्रू लिखी हुई है, बट हैज नॉट येट बीन प्रूव, लेकिन उसको प्रूव ना करे कोई, ठीक है। प्रूव किए बगैर ही मान लेना कि ये आपके पास जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसको कंजक्चर बोला जाता है। इन मैथमेटिक्स कंजक्चर ऑफ्टन सर्व एज हाइपोथेसिस एंड इफ कंजक्चर इज प्रूवन ट्रू, अगर कंजक्चर को आप प्रूव कर देते हो, ट्रू कर देते हो, तो वो थ्योरम बन जाएगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अगर आप प्रूव कर दोगे वो थ्योरम है, अगर प्रूव किए बगैर ही आप किसी चीज को ट्रू मान लोगे वो आपके पास कंजक्चर है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इट प्रूवन टू बी, अगर आप उसको प्रूव कर दोगे ट्रू, इट बिकम द थ्योरम, वो थ्योरम बन जाता है। कन्वर्सली अगर कोई एविडेंस इस तरह का आपको मिल गया कि आप उसको डिस्प्रूव कर दोगे, तो फिर आपकी जो कंजक्चर है वो फोल्ड हो जाएगी। डिस्प्रूव इट द कंजक्चर इज शोन टू बी फोल्ड, वो फिर फोल्ड हो जाएगी जी।
उसके बाद स्टेटमेंट अगर हम इसकी देख लें, कंजक्शन में आते हो, एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर कोई भी आप इंटीजर उठा लें, इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, वो 2 प्राइम नंबर के सम में लिखा जा सकता है। ये देखिए, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव आप किस किस के लिए करोगे, ठीक है। अगर आप इसको 2 से ग्रेटर आपने कोई इवन इंटीजर लेना है, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, कुछ तो आप कर लोगे, लेकिन नंबर से खत्म ही नहीं होते, कहां तक आप प्रूव करोगे। लेकिन हम वैसे ये मान लेते हैं कि ये आपके पास ट्रू है, कुछ एविडेंस। देखिए, अगर आप 4 पे भी आ जाए 4 को हम लिख सकते हैं 2 प्राइम नंबर्स के सम में, 4 को हम लिख सकते हैं जी 2 + 2। उसके बाद 6 में आ जाए, उसको हम लिख सकते हैं 3 + 3। 8 में आ जाए, उसको हम लिख सकते हैं 3 + 5, 2 प्राइम नंबर के सम में। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह की स्टेटमेंट जिसको प्रूफ किए बगैर ही या कुछ हद तक आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है जिससे प्रूफ कर दिया जाए तो ये कंजक्चर बन जाता है। सारी ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं है, जस्ट कुछ के लिए, ठीक है। अगर सारों के लिए आप इसको प्रूव कर दोगे तो फिर ये आपके पास थ्योरम बन जाएगा, ये स्टेटमेंट आपकी थ्योरम बन जाएगी। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं, आपके पास आ जाता है एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही है, दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, जिस पे हमारा यकीन हो, विदाउट एनी एविडेंस, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है, हमारा बिलीव है कि ये ट्रू ही है। अब जिस तरह आपको पता है कि मैथ्स के अंदर कुछ इस तरह की बेसिक्स होती हैं जिसमें हमारा बिलीव है कि ये ट्रू है, जो कि आगे यूज भी होती हैं थ्योरम को या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए। तो ये वही चीज है, एक्सियम भी इस तरह की मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह लो जो कि आगे थ्योरम को प्रूव करने के लिए, जिसमें हमारा बिलीव है कि ये आपके पास ट्रू ही है, उसको यूज करते हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ये वही लिखा गया, विदाउट एनी एविडेंस, कोई सबूत भी नहीं आपने देना, या रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, या कोई प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है उस स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो इस तरह की मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक्सियम का नाम दिया जाता है। तो तीनों में डिफरेंस अब क्लियर हो गया आपको, ठीक है। या मैं दोबारा से आपको जर्नल ओवरव्यू दे देता हूं। थ्योरम एक इस तरह की स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जाए, ठीक है। अब उसके बाद कंजक्शन है, कंजक्चर एक इस तरह की स्टेटमेंट जिसको बिना प्रूव किए मान लिया जाए ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद एक्सियम आ जाता है, किस तरह की मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिस पे आपका मुकम्मल बिलीव हो ये ट्रू है, कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट होगी ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए काम आएगी, एक्सियम जो होता है, ठीक है। अब एक्सियम थ्रू अ पॉइंट, जिस तरह आपके पास एक एक्सियम है, थ्रू अ पॉइंट इनफिनिटली मैनी लाइंस कैन पास, एक पॉइंट से जितनी मर्जी लाइनें आप पास करवा लो, आपका बिलीव है, ठीक है। एक लाइन से जितनी मर्जी लाइनें, एक पॉइंट से जितनी मर्जी लाइनें जो है आप पास करवा सकते हो। उसके बाद यूक्लिड एक्सियम आ जाता है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक स्ट्रेट लाइन आप उससे ड्रॉ कर सकते हो, आपका बिलीव है, आप इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक आपने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, दोनों से आपने जो है लाइन ड्रॉ कर दी, आपका बिलीव है, इसको यूक्लिड एक्सियम का नाम दिया जाता है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद पियानो एक्सियम है, एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर, हर नेचुरल नंबर जिस तरह 5 है उसका सक्सेसर है, 5 के बाद 6 आता है, 6 है उसका सक्सेसर आ गया, 6 के बाद 7 आता है। प्रूव करने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें वैसे ही पता है कि हर नेचुरल नंबर का आगे सक्सेसर है। वाइल इज आल्सो अ नेचुरल नंबर, वो भी एक नेचुरल नंबर में ही है, नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। एक्सियम ऑफ एक्सटेंशनैलिटी है, 2 सेट्स आर इक्वल, 2 सेट इक्वल कब होंगे, चैप्टर 3 में आपने बड़े अच्छे से पढ़ लिया है। 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, 2 सेट इक्वल है अगर उनके एलिमेंट ही सेम है, बिल्कुल हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये एक्सियम है। एक्सियम ऑफ पावर सेट का ये है कि हर सेट का एक इस तरह का सेट बन सकता है जिसमें उस सेट के सारे सबसेट आ जाए, उसको पावर सेट का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपकी इस चैप्टर की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक ही एक्सरसाइज है उसको रिव्यू एक्सरसाइज कह सकते हैं, उसको हम सोल्व करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो
इस वीडियो के रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो माय डियर स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पेश करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ख्याल रखें स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।